तो इंट्रोडक्शन आप लोग का समाप्त हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रो वीडियो मैंने पहला सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर का इंट्रो वीडियो ही किया था। तो फाइनली आपको पता है कि बायो साइंस आपका फर्स्ट जो है होता है, ठीक है ना। बायो साइंस आपका फर्स्ट पेपर होता है। तो मंडे से लेकर थर्सडे तक कंटिन्यू जो क्लास चलेगा, एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 दिन 4 सब्जेक्ट चलेंगे। सुबह 10 बजे चलेंगे। किसी भी स्टेट से है, आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा। यहाँ से पढ़ते हैं, जितना भी मैं क्वेश्चन टॉपिक कराऊंगा, अगर उतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम देंगे जीएनएम का, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ें आप लोग को मैं बता दूँ, सेशन 24 से 25 है, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा सेशन वाला भी इस वीडियो को देखेगा तो ऐसी बात नहीं है कि वो बेकार है। भले ये मैं बैच हर एक साल स्टार्ट करता हूँ, इसलिए नाम दे देता हूँ कि ये फलाना बैच है, ताकि स्टूडेंट उस बैच का आकर देखे, उसको समझ में आए। ऐसे तो जनरल बहुत सारे सेल पर वीडियो मिले हैं, बहुत सारे जो भी टॉपिक है यूट्यूब पर मिलेंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर साल के लिए जो पढ़ाई होता है वो होना चाहिए। इसलिए मैं ये सारा चीज़ लिखता हूँ कि 24 से 25 का है, फलाना वीडियो है, फलाना सब्जेक्ट का है, समझ गए ना। चलिए, आसान भाषा में एकदम अच्छे से आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, क्योंकि सेल हमारे बॉडी के लिए, एनाटॉमी हम लोग को पढ़ना है, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो सेल सबसे बेस्ट चीज़ होता है। बॉडी जितना भी हमारा बना है पार्ट, सब सेल पर आधारित है, क्योंकि मानव शरीर एक बहुकोशिकीय शरीर है। इसमें बहुत सारा सेल मिलकर बनाया है बॉडी के हर एक पार्ट को और बॉडी को। तो सेल सबसे आधारभूत संरचना होता है, बेस पॉइंट होता है। वही सेल आपका जो है मिल कर ऊतक बनाता है, और वही ऊतक जो है आपको हर एक अंग को रचना करता है। इसलिए सबसे जो जड़ होता है सेल ही होता है, ठीक है। इसीलिए सेल को बॉडी का संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों यूनिट कहा जाता है सेल को, ठीक है। यानी यह संरचना में भी बॉडी के भाग लेता है, बनाने में भी, और काम फंक्शन में भी यह भाग लेता है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, यह वीडियो नंबर 2 होने वाला है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद का पहला तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा अपन जो है यह वीडियो होगा अब प्रॉपर अलग अलग क्वेश्चन पे, अलग अलग टॉपिक पे आएंगे। आज सेल है। सेल क्या होता है पहले जान लीजिए, सब लोग पढ़े हैं फिर भी जानिए। सेल जीवों की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। देखिए, सेल जो होता है, सेल पेड़ पौधा में भी कोशिका होता है, जानवर में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, और कीट पतंग में भी सेल होता है, समझ गए। तो जो सेल है, जीव के, किसी भी जीव की बात किया जाए, अगर मानव शरीर का भी बात किया जाए तो मानव शरीर का कोशिका सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। महत्वपूर्ण इकाई क्यों है? क्योंकि यह शरीर की बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट है, जैसा मैंने बताया, जिससे पूरा शरीर बना होता है। यह एक बेसिक यूनिट है, एकदम छोटा तो है ही, साथ में यह सबसे बेसिक है, सबसे आधारभूत है। ये मतलब एक बेस पॉइंट, जैसे घर बनाने के लिए हम लोग सबसे नीचे क्या करते हैं, बेस देते हैं, और उस बेस पर जो है हम लोग खड़ा करते हैं घर। उसी प्रकार से सेल जो है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर जो है, इसका बेस है। सेल ही मिलकर हमारे इतना बड़ा शरीर को बना दिया है। हर एक पार्ट में कितना सेल होगा आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा बॉडी ही सेल पर है, ठीक है। इसीलिए इसे बेसिक यूनिट कहा जाता है। तो कोशिका सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई, यूनिट्स तो है ही। अब यूनिट्स कैसे है? तो यह अलग अलग कोशिकाओं मिलकर जो है यूनिट बनाकर एक ऊतक बनाता है, ऊतक जिसे टिश्यू कहते हैं। और वह टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर बॉडी के अलग अलग पार्ट को तैयार करते हैं, समझ गए। तो सेल क्या है? सेल सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है बॉडी शरीर की। यह बुनियादी बेसिक यूनिट है, जिसे पूरा शरीर बना होता है, जिस पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इमारत ईंटों से बनी होती है, वैसे ही शरीर कोशिकाओं से बनी है। जैसे ईंट यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जैसे एक दूसरे से ईंट कैसे जोड़ जोड़ कर एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर देते हैं, फिर अलग अलग दीवार मिल के घर बना देता है। तो वैसे ही मान गए, यह ईंट जो है,
ईंट, सिंगल ईंट है, यह सेल है। और ये ईंट जो आपस में जुड़ जुड़ कर जो दीवार बना दिया, तो यह दीवार क्या हो गया, ऊतक हो गया। समझ गया ना। तो दीवार एक साथ, सेल एक साथ जुड़ गया तो वह बन गया ऊतक। और अगर सेल सिर्फ यूनिट एक रूप में अलग अलग है तो वह सेल है। ठीक है। और वह सबसे छोटा है, क्योंकि घर में सबसे छोटा कोई है, ईंट है। एक सिंगल ईंट निकाल दीजिएगा तो अकेला पड़ गया, और अगर जोड़ दीजिएगा तो ये दीवार बन जाता है। तो उसी प्रकार से सेल अगर सिंगल है तो सेल है, जो सबसे छोटा यूनिट है बॉडी का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेल जुड़ जुड़ कर ही जो है आपके बॉडी को बनाता है। इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेल है, सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सेल का जो खोज किया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की परत पर अध्ययन करते हुए सबसे पहले कोशिका को देखा। तो जो अपन सेल है, सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज किया 1665 में, जब इन्होंने एक कॉर्क का परत लेयर होता है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने कोशिका को वहाँ पे देखा। ठीक है। अब जो रॉबर्ट हुक ने देखा वह मृत कोशिका, डेड कोशिका को उन्होंने देखा कॉर्क के परत पर। ठीक है। पहली जीवित कोशिका को एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने देखा था। तो सीधा कोशिका अगर पूछेगा कि किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने खोज किया। किसके परत पर, कॉर्क के परत पर इन्होंने देखा। और इन्होंने बेसिकली डेड सेल को देखा था, लेकिन देखा था तो सेल को ही। लेकिन पहली जीवित की अगर बात करेगी लाइव सेल की, तो एंटनी वान ल्यूवेनहुक के द्वारा देखा गया। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ। तो सेल का कुछ अपना सिद्धांत है। सेल के बारे में तो जान गए क्लियर कि सेल क्या है, किसने खोजा, सेल का क्या काम है, समझ गए। अब जो सेल है अपन कोशिका, इसका कुछ सिद्धांत है, मुख्य बिंदु है। सिद्धांत किसी भी चीज़ का जो बेस पॉइंट होता है, सबके लिए मान्य होता है, वो सिद्धांत होता है। तो कोशिका के लिए भी कौन कौन से सिद्धांत है, देखिए। कोशिका जो होता है सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं। कोई भी दुनिया के कोई भी जीवित चीज़ है, बॉडी है, उसमें सेल होगा ही होगा। बगैर सेल का बॉडी होता ही नहीं है, समझ लीजिए। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका जो है जीवन की, लाइफ की बहुत बड़ा जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाएं से बनती है। अब ये जो नई कोशिकाएं पुराने, ऐसा बात नहीं है कि कोशिकाएं ख़त्म नहीं होते हैं, डेड नहीं होते हैं। लेकिन कोशिका जब डेड होते हैं तो फिर उस डेड के बाद एक नई कोशिका जन्म लेता है विभाजन के थ्रू, समझ गए। यानी जो डेड हो जाते हैं वो अपने से नए कोशिकाओं की तरह ही जन्म भी देते हैं। तो इन बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कोशिका ये निरंतर विभाजन जो है लाइफ में चलते रहता है। पूरे जब आप विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न, तो आपको पता चलेगा कि कैसे सेल बॉडी में डिवीज़न होता है, समझ गए। तो इन चीज़ों को आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले सिद्धांत समझिए कि हर सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है। कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है। नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम कोशिका का, सेल का प्रिंसिपल बताओ, क्या प्रिंसिपल है, तो उसको 3 लाइन में समझा दीजिएगा कि देखिए भाई, कोशिका जो है, आप, हम, जानवर, पेड़ पौधा, कीट पतंग, कुछ भी, एनीथिंग्स, सब कोशिका से ही बने होते हैं। सब जीव कोशिका से ही बने होते हैं। पहला समझा दीजिएगा। दूसरा अपन समझाइएगा क्या, कि कोशिका जीवन की सबसे मूल, सबसे बेस जो सबके लिए होता है, मतलब वह एक मूल इकाई है जो सबको चाहिए। सब बिना कोशिका का पॉसिबल बॉडी है ही नहीं। और नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। तो ये मूलभूत इनका कुछ बिंदु है कोशिका का अपना, जो कोशिका का प्रिंसिपल बनाता है, इसे सिद्धांत बनाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझा जाए सेल का प्रकार। सेल समझ गए, सेल का बिंदु कुछ समझ गए, सेल किसने खोजा वो समझ गए। अब बातें आती है कि सेल के प्रकार के ऊपर, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। माय डियर, टाइप्स ऑफ सेल की मैं बात करूं तो टाइप ऑफ सेल में जो होता है बेसिकली 2 टाइप के सेल होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, और एक यूकैरियोटिक कोशिका होता है। समझ गया ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस
नहीं होते हैं, जिसमें कोशिका अंग नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं, केंद्रक नहीं होते हैं, समझ गए। जैसे बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है लेकिन सेल होता है, लेकिन विदाउट न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक की बात करेगा तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है जिनमें न्यूक्लियस और ऑर्गेन्स मौजूद होते हैं, कोशिका अंग और न्यूक्लियस दोनों मौजूद होते हैं, वह यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, पौधे हो गए, ये सब जो है अपन यूकैरियोटिक कोशिका है। तो कोई आपसे कोशिका का प्रकार पूछे तो आराम से बता दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते हैं जैसे बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी होते हैं और कोशिका के अंग भी यानी ऑर्गेन सेल भी होते हैं जैसे पौधे, जानवर। अब आप लोग सुने होंगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इस आधार पर भी लोग बांटते हैं। तो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें सिर्फ एक कोशिका ही होता है जैसे एमीबा। बहुकोशिकीय जैसे मानव शरीर एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें कितना कोशिका है पता नहीं, कितना होगा पता नहीं। मल्टीपल बहुत कोशिकीय मतलब बहुकोशिकीय, पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, ये सब बहुकोशिकीय हैं। और एक कोशिकीय अमीबा। लेकिन मस्ट रूप से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़, अब यहाँ पे कोशिका के महत्वपूर्ण अलग अलग पार्ट है। अब जब भाई हम एक समझ ही गए कि एक कोशिका में अंग होते ही नहीं हैं, तो अब हम लोग जो अंग होता है उसको पढ़ेंगे कि कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं। तो बेसिकली कोशिका में आपको पढ़ना है, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कोशिका का कि कोशिका में कौन कौन सा अंग कहाँ पे होता है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। अभी थ्योरी देखिए, पहला समझिए, याद रखिएगा कोशिका झिल्ली। अब ये अंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ABCD करके लिखा होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी ABCD करके ही लिखते चलना है। देखिए, सीरियल के चक्कर में आप जो है चीज़ें को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। सीरियल बस वहीं पे ध्यान रखा जाता है जहाँ पे वास्तव में रियलिटी में वो चीज़ें सीरियल बाय सीरियल होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सीरियल बाय सीरियल हो, तो आप उसको अपने टाइप से भी जहाँ आपका जो याद आ जाए उसको लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जानिए क्या है। यह कोशिका के बाहरी परत होता है। यह कोशिका को आकार देती है और अंदर बाहर चीज़ों के आने जाने को नियंत्रण करती है। जैसे सेल ऐसे बना है तो ये अपन बाहरी वाला परत जो होता है ये कोशिका की झिल्ली मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन यह बेसिकली क्या करता है कि अगर मान गए कोई चीज़ को अगर अंदर जाना हो कोशिका को, तो यह झिल्ली ही रास्ता देगा, क्योंकि बाहर से परत तो यही दे रहा है ना। तो ये रास्ता देता है आने जाने को, चीज़ें को नियंत्रण करता है, समझ गए। तो एक सेल मेम्ब्रेन होता है और यह कोशिका को एक आकार बना के भी रखता है, यह झिल्ली, समझ गए ना। तो कोशिका अगर एक आकार में है तो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इस झिल्ली का ही होता है। तो बेसिकली झिल्ली का क्या काम है, आकार देना और मटेरियल को अंदर बाहर जो चीज़ें हैं उसको जाने आने में नियंत्रण करना, और यह सबसे बाहरी परत सेल की होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में समझ। अब यहाँ पे चीज़ें आ गई साइटोप्लाज्मा, ठीक है। यह कोशिका का तरल पदार्थ है जिसमें सभी अंग ऑर्गेन सेल तैरते हैं। इसमें रासायनिक क्रियाएं होती है। साइटोप्लाज्मा जिसे हम लोग कोशिका द्रव भी कहते हैं, कोशिका का द्रव। अब जैसे ये झिल्ली है, ये आकार प्रदान किया तो इसमें तरल भरा होता है, पूरे कोशिका में तरल भरा होता है, समझ गए। यह एक तरलीय पदार्थ है, तरल भरा होता है, जिसमें सारे कोशिका का अंग जो होता है, जो भी ऑर्गेन सेल होते हैं, ये सब जो है इसमें तैरते रहते हैं। सारे ये जो है तरल पर तैरते रहते हैं, ठीक है। और जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं ये सब साइटोप्लाज्मा में ही आपके होता है, ठीक है। इसमें ही रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक काम होता है, समझ गए। तो साइटोप्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आप लोग को समझिए। प्लाज्मा मतलब क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा क्या है, तरल है एक प्रकार का। तो यहाँ भी तरल ही है। साइटो मतलब सेल होता है और प्लाज्मा मतलब तरल, यानी कोशिका का तरल पदार्थ। तो ये हो गया झिल्ली
जो आकार देता है। इसके अंदर में तरल भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं और इसका काम है कि रासायनिक क्रिया के साथ साथ में इसमें सारे ऑर्गेन इसी साइटोप्लाज्मा पर तैरते रहता है। अब चूँकि यह तरल है तो तरल भरा है तो जितना भी इसके अंदर सेल होगा कोशिका के वो सब तो इसी तरल पर ही तैरेगा। तो ये साइटोप्लाज्मा आपको ध्यान में रखना था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ें आता है नाभिक न्यूक्लियस। जिस प्रकार से हमारा पूरे बॉडी का केंद्र ब्रेन है, ब्रेन से ही सब चीज़ रेगुलेट होता है, क्या करना है, कहाँ चलना है, क्या सोचना है, किधर क्या करना है, सब ब्रेन ही हमारा पूरे बॉडी का केंद्र है। उसी प्रकार से सेल का आपका जो केंद्र होता है वह अपन मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क तो केंद्रक नाभि जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, यह कोशिका का मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क यह डीएनए रखता है जो वंशानुगत की जानकारी देता है। इसमें न्यूक्लियोल्स भी होता है जो राइबोसोम बनाता है। समझ गए? तो बेसिकली न्यूक्लियस नाभि का काम है, यह मस्तिष्क का काम करता है सेल के लिए, कोशिका के लिए। यह डीएनए अपने अंदर रखता है और यहीं से निर्धारण होता है वंशानुगत चीज़ों को, हेरिडेटरी चीज़ें जो होता है चेंज। डीएनए जांच आप लोग कहते हैं ना कि डीएनए जांच कराइए, पता चलेगा कि इससे के साथ इसका अफेयर था कि नहीं था, ये इसका बेटा है कि नहीं है। यही डीएनए होता है क्योंकि ये मस्तिष्क है, ये जानकारियाँ रखता है। अगर किसी बच्चे का डीएनए और किसी पुरुष का डीएनए, अगर कोई बच्चा दावा करता हो कि ये मेरा फादर है और वो फादर जो है डिनाई करता हो कि नहीं मैं इसका बच्चा नहीं हूँ, तो पुलिस वहाँ पे क्या करता है, डीएनए टेस्ट कराता है। डीएनए टेस्ट, इसका भी सैंपल लिया जाएगा बॉडी से, इसका भी सैंपल लिया जाएगा। और चूँकि बॉडी पूरा पार्ट सेल से ही बना है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो रखता है जानकारी, जो रखता है क्या चीज़, जानकारी। तो अब इसका सैंपल लेगा, इसका सैंपल लेगा, दोनों को सैंपल जो है देखेगा इसमें किस प्रकार का डीएनए है, इसका किस प्रकार का डीएनए है। देख लेगा कि भाई इसका डीएनए और इसका डीएनए दोनों तो एक ही जैसे दिखाई दे रहा है, दोनों का वंशानुगत, तो सीधा पकड़ लेगा, ओ ये तो भाई झूठ बोल रहा है कि मैं इसका फादर नहीं हूँ, ये तो फादर है, इसका डीएनए मैच कर रहा है। तो डीएनए मैच कहाँ से करता है, कोशिका के न्यूक्लियस में डीएनए रहता है जहाँ से वह वंशानुगत जानकारी देता है और यही जो है न्यूक्लियस होता है। समझ गए? इसमें न्यूक्लियोल्स भी होता है जो राइबोसोम बनाता है, जिसे हम लोग कोशिका प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। वह राइबोसोम कौन बनाता है, न्यूक्लियोल्स बनाता है। यह न्यूक्लियोल्स कौन रखता है, तो यह न्यूक्लियोल्स जो है न्यूक्लियस में ही होता है। तो न्यूक्लियस में ही डीएनए भी होता है और न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियोल्स भी होता है जो न्यूक्लियोल्स राइबोसोम बनाता है। समझ गए? तो ये अपन न्यूक्लियस हो गए। अब आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप बहुत नाम सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस, कोशिका का एनर्जी गृह, ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ रहे हैं? यह ऊर्जा एटीपी बनाता है। समझ गए ना? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी ऊर्जा बनाता है। समझ गए? तो आपसे अगर पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो सबसे पहले लिखना है कि यह एक कोशिका का अंग है जो कोशिका में होता है, जो कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए यह क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, पावर हाउस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है राइबोसोम। अब आ गया राइबोसोम। अभी मैंने जस्ट बताया कि राइबोसोम कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियोल्स प्रोड्यूस करता है। वह न्यूक्लियोल्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो जब न्यूक्लियोल्स प्रोड्यूस करता है राइबोसोम, तो राइबोसोम का क्या काम है, चूँकि प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भी एक कोशिका सेल ही है। समझ रहे हैं ना? तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना कोशिका के लिए। ठीक है, यह प्रोटीन बनाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा राइबोसोम को। यह फ्री या रफ ईआर पर लगे होते हैं। रफ ईआर का मतलब क्या होता है, रफ ईआर। तो रफ ईआर का मतलब होता है
रफ ईआर के मतलब होता है, देख लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये फ्री या रफ ईआर क्या होता है। तो ये ईआर जो होता है आप लोग पढ़े भी होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता ही है, साथ में यह फ्री या रफ ईआर पर लगे होते हैं। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं जो रफ और फ्री होते हैं। एक होता है आपका स्मूथ ईआर। अब जो स्मूथ ईआर होता है उस पर राइबोसोम नहीं होता है, समझ गए। तो जो स्मूथ ईआर होता है वह क्या करता है, आपका जितने भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है, लिपिड है, उसको सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। कोशिका का जो स्मूथ ईआर है, जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, ठीक है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह क्या करता है, यह आपको स्मूथ वाला जो करता है महत्वपूर्ण हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, और साथ में जो है आपको यह क्या करता है, सिंथेसिस करता है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन राइबोसोम में अगर फ्री और रफ जो होता है, रफ ईआर है, उस रफ ईआर में राइबोसोम होता है उसके सतह पर, लेकिन स्मूथ ईआर वाला में राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़, अब यहाँ पे बात आ ही गया ईआर। ईआर दो प्रकार के होता है, एक होता है रफ ईआर, ये राइबोसोम होते हैं, रफ वाला में राइबोसोम होते हैं, अभी मैंने बताया जस्ट। ईआर क्या होता है, ईआर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, लिख लीजिएगा। ये रफ ईआर पर राइबोसोम होते हैं जो अभी मैंने बताया। स्मूथ ईआर जो होता है लिपिड होता है और हार्मोन बनाता है, ठीक है ना। तो जो स्मूथ ईआर होता है कोशिका का, वह वसा, लिपिड, विभिन्न लिपिड प्रकार और विभिन्न हार्मोन बनाता है, सिंथेसिस करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ में आ गया होगा, ये भी एक कोशिका का ही अंग है। अब आता है बात यहाँ पे गोल्गी काय, गोल्गी काय बॉडी, जिसे गोल्गी एपार्टस बोलते हैं। यह प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। यानी गोल्गी काय यह एक बॉडी होता है, यह एक गोल्गी बॉडी एपार्टस है जो बेसिकली पदार्थों को और प्रोटीन को ढोने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का। इसे वाहक कहा जाता है कोशिका का, ठीक है। जो अन्य कोशिकाओं को या बॉडी में अन्य जगहों पर कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट करता है, ढोता है, किसको, प्रोटीन और अन्य पदार्थों को। तो गोल्गी एपार्टस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचता है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक कोशिका का अंग ही है। इसे कोशिका की सफाई मशीन कहते हैं। यह बेकार पदार्थों को नष्ट करता है और जो भी हानिकारक चीज़ें होते हैं उसको भक्षण करता है, उसे नष्ट करता है, समझ गए। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो मृत कोशिका होते हैं उसको पाचन का भी काम ये करता है। जो मृत हो जाता है उसको ये पचा देता है लाइसोसोम, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कोशिका की सफाई मशीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो आसपास मृत कोशिका होते हैं उसको अपने अंदर पचा देता है, बेकार पदार्थों को नष्ट करता है। तो लाइसोसोम का काम यही है कोशिका के लिए, ठीक है। सेंट्रियोसोल होते हैं, केंद्रक द्रव्य होते हैं। यह केवल जानवरों की कोशिकाओं में होता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो सेंट्रियोल जो होता है यह केवल जानवरों की कोशिकाओं में होता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक। आगे का ऑर्गेन है सेल वाल है, कोशिका भित्ति है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। तो सेल वाल जो होता है कोशिका का भित्ति, अगर कोई पूछे तो यह सिर्फ और सिर्फ पौधे में पाया जाता है। यह सेल को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए देखते होइएगा कि मनुष्य का जो बॉडी है उससे कई गुना हार्ड जो है पेड़ पौधा होता है, मजबूत होता है सेल वाल के कारण, भित्ति के कारण, ठीक है। इसीलिए पेड़ पौधा कठोर और सुरक्षा वाला होता है। यह सेलुलोज से बनती है, सेल वाल जो होता है सेलुलोज से बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक कोशिका ही है
यह केवल पौधों में ही होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हरी उसके पत्ती ये सब जो है हरा दिखता है, वर्णक ये प्रदान करता है पेड़ पौधों को, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा, सेल वाल पौधे के लिए है, क्लोरोप्लास्ट भी पौधे के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे लाइसोसोम तो ये है आपका जीवन मनुष्य के लिए। सेंट्रियोसोल सिर्फ जानवर में ही होता है। तो आपको अगर याद करना है तो लाइसोसोम तक याद कीजिए, मनुष्य के लिए लाइसोसोम तक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो कोशिका का ये सब अंग है ये आपका मनुष्य के लिए नहीं है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए जानकारी के लिए। लेकिन कोशिका अंग में यहीं तक लिखिएगा, मनुष्य कोशिका के लिए यहीं तक लिखिएगा, ठीक है ना, लाइसोसोम तक। अब यहाँ पे आता है महत्वपूर्ण चीज़ें, आता है फंक्शन ऑफ सेल। कोशिका का क्या काम है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे कि कोशिका का क्या काम है, वो भी बताएं। देखिए, कोशिका का काम आप लोग अभी पढ़ने के बाद समझ गए होंगे। कोशिका का काम है शरीर का रचना करना। कोशिका का काम है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। कोशिका का काम है ऊर्जा बनाना जो माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है, जिसे एनर्जी गृह भी कहते हैं। कोशिका का काम है प्रोटीन बनाना, यह प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। कोशिका का काम है आनुवांशिक जानकारी को संरक्षित रखना, जानकारी देना जो डीएनए से प्राप्त होता है। डीएनए कौन रखता है, अभी मैं पढ़ा रखा हूँ। कोशिका विभाजन द्वारा नए सेल बनाना, ये भी कोशिका का ही काम है। तो बाकी अगर इसे और भी पॉइंट में लिखा जाए तो कोशिका का काम है शरीर को आकृति प्रदान करना। कोशिका का काम है कि यह जो है शरीर को क्या करता है, एक संरचना बनाता है, कार्यात्मक फंक्शन कार्य करने में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कोशिका का अनेकों काम है जो आप बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हैं। कोशिका का काम है शरीर को एनर्जी देना, पोषक तत्व पहुँचाना शरीर के अन्य अंगों तक। ठीक है, कोशिका का काम है कि यह जो है क्या करता है, सेल डिवीज़न करके नए सेल बनाता है। कोशिका का काम है डीएनए के बारे में जानकारी रखता है कि कोशिका का ही काम है कि प्रोटीन बनाता है। ठीक है, कोशिका जो है आपको पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, समझ गए। यह वृद्धि में भी जो है भूमिका निभाता है शरीर के। तो अनेकों कार्य है कोशिका का, आप उसे आराम से लिख सकते हैं जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। ओके, अब यहाँ पे फिगर देखिए, अब आप समझ में आएगा फिगर के बारे में। जैसे मैंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, तो ये जो पीला वाला पूरा जो भाग देख रहे हैं यह आपका एक टोकरी का हिसाब का है। तो यह आपका कोशिका झिल्ली है, पीला वाला पार्ट। यह क्या करता है, सेल को आकृति प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है चारों साइड से। ओके, अब आप लोग को मैंने पढ़ाया कि ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा वाटर का कलर का जो है, इसमें पानी के कलर का, यह साइटोप्लाज्मा है, कोशिका द्रव्य है जो इस पर सारे कोशिका का अंग तैरते रहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये सारा कोशिका का अंग है जो क्या कर रहा है, तैर रहा है इस साइटोप्लाज्मा पर। ठीक है, समझ गए। यह आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपका क्या होता है, डीएनए होता है, समझ गए। क्या होता है, डीएनए और न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं जो राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें और देखिए, यह अपन माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ भी हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है, एनर्जी गृह है कोशिका के लिए। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो ये वाला जो है गोल्गी एपार्टस है जो क्या करता है कि अन्य चीज़ों को ढोने का काम करता है, कोशिका के अंदर बाहर चीज़ों को ले जाने का काम यह गोल्गी एपार्टस करता है। ठीक है, यातायात का काम करता है। ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है जो कोशिका में कहीं भी हो सकता है। और लाइसोसोम का काम है यह अन्य मृत पड़े कोशिकाओं को भक्षण करता है और बेकार पड़े पदार्थों को साफ करके अपने अंदर भक्षण कर लेता है। तो ये लाइसोसोम आत्महत्या थैली इसे कहते हैं। न्यूक्लियस मैंने बता ही दिया कि ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, और राइबोसोम ये छोटा छोटा जो बूंदा बूंदा आप देख रहे हैं कोशिका द्रव्य के ऊपर, यह जो है आपका बेसिकली राइबोसोम है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है,
समझ गए। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रचना पूरा, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो 2 प्रकार के होता है। अगर रफ वाला है तो रफ वाला पर राइबोसोम होता है, इस पर राइबोसोम होता है। और अगर रफ वाला नहीं है, स्मूथ है, तो वह क्या करता है, हार्मोन और वसा का सिंथेसिस करता है, यानी बनाता है। ठीक है, तो आप ये सारे जो है याद रखेंगे, सारा एक कोशिका का अंग है। ऐसे चित्र बना के द्रव के दर्शा के उसके अंदर अलग अलग अंगों को भी दर्शा कर नाम लिख देंगे, तो आपको यह कोशिका का कंप्लीट हो गया समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार सुबह एक बार शाम में देखें और आपका डाउट डेली के डेली क्लियर होगा। ठीक है, धन्यवाद।